हेलो मेरे दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे और एक रिफ्रेशिंग शुरुआत के लिए तैयार होंगे। बिकॉज आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, जिसका नाम है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आहा, सब कुछ वैसे भी वही ऑटोमेटिक हो चुका है, तो ऑडिट को भी ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट में काम करने की आदत होनी चाहिए। सो बेसिकली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे बिजनेस के प्रोसेसेस, बिजनेस के ऑपरेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस के डिसीजंस, काफी सारी चीजें जो है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की मदद से अकाउंट्स बन रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से प्रोडक्शन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, बिल इशू हो रहे हैं, और इवन डिसीजंस भी कंप्यूटर सिस्टम की मदद से लिए जा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, जिसे हम प्यार से हमारे घर की भाषा में इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए एटीएम। पहले आपको कैश निकालने के लिए बैंक ही जाना पड़ता था, बट ड्यू टू द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आप आराम से कभी भी कैश निकाल सकते हैं 24/7। ओके, सो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स हैं? तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का सबसे पहला फीचर है एनेबल फास्टर बिजनेस ट्रांजेक्शन। फटाफट काम होता है ना। पहले बैंक की लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब तो घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, गूगल पे से फटाफट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, परचेज, सेल, सब कुछ हो रहा है। दूसरा, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशन। भाई अपन हाथ से दिमाग से जोड़ेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं, पर टोटल अगर सिस्टम लगाएगा तो 99.99% जर्म्स फ्री होगा, मतलब एरर फ्री होगा। तीसरा फीचर्स, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। हम धीरे धीरे करके एंट्री कर सकते हैं। सिस्टम एक बार जनरल एंट्री करी, एक साथ उसकी सबकी लेजर, एक साथ उसकी सबके ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग, सब जगह पोस्टिंग रेडी। लार्ज वॉल्यूम डेटा भी 1 मिनट में प्रोसेस करता है। और इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशन, एक बिजनेस के काम को उसी बिजनेस के दूसरे काम से जोड़ के भी रखता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक सॉफ्टवेयर लगा रखा है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में परचेज वाला बंदा भी जुड़ा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर में सेल्स वाला बंदा भी जुड़ा हुआ है, उसमें मार्केटिंग वाला बंदा भी है, उसमें रिसर्च वाला बंदा भी है, उसमें अकाउंट्स भी है, सारे डिपार्टमेंट है। अब सपोज मार्केटिंग वाला बंदे ने सिस्टम में अपडेट किया है, मार्केटिंग वाले बंदे ने सिस्टम में यानी हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट किया है कि इस साल उसका जो टारगेट है यानी बजट है, मार्केटिंग सिस्टम ने मार्केटिंग वाले ने अपडेट किया है कि यार इस साल मेरा बजटेड है कि मैं 1 करोड़ की सेल करने वाला हूं विद इन 1 मंथ। मतलब हम हमारा एडवर्टीजमेंट इस तरीके से करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी है कि 1 करोड़ के ऑर्डर हमारे पास आए। तो जैसे ये चीज सिस्टम में आती है, ये इंडिकेशन जाता है परचेज डिपार्टमेंट के पास कि आपको 1 करोड़ का माल बनाने की क्षमता रखनी है। 1 करोड़ बना पाए इतना रॉ मटेरियल, इतनी लेबर, इतनी सारी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ आपको मेंटेन करके रखनी है। वो उधर बेचने की तैयारी कर रहा है तो आप बनाने की तैयारी रखो। उधर अकाउंट्स वाला भी तैयार होता है कि यार मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 करोड़ आइटम बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह आएंगे तो उसके लिए परचेज वाला पैसे मांगेगा, तो अकाउंट वाले को पैसे का अरेंजमेंट करना है। तो कुल मिला के ये क्या हो गया? इंटरलिंक्ड हो गया। इधर सेल्स वाला ऑर्डर डालता जाएगा कि इसका ऑर्डर आ गया, इसका ऑर्डर आ गया, परचेज वाला समझता जाएगा कि इतना माल बनाना है, बनाना है। अकाउंट्स वाला समझता जाएगा कि इतना उधार आ गया, इतना कैश आ गया। मतलब एवरीथिंग इज लिंक्ड। बिजनेस के एक ऑपरेशन से बिजनेस के दूसरे ऑपरेशन को इजीली कनेक्ट कर देता है एक सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आहा, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। आहा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी ज्यादा रहती है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर ये सारा डेटा लैपटॉप के अंदर है मेरा, और ये लैपटॉप एकदम एंटीवायरस प्रूफ है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मैंने पासवर्ड लगा रखा है, सब चीजें हैं, तो एकदम से कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। वही फिजिकल में थोड़ा इजी होता है चीजें एक्सेस करना। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर। एक्चुअल में क्या है, सिक्योरिटी और कंट्रोल में हम क्या पासवर्ड लगा सकते हैं, तो कोई एक डाटा सिर्फ उसको ही मिलेगा जिसके पास वो पासवर्ड है, ठीक है। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर।
इंसान है साहब, इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? पर वो गलती कंप्यूटर सिस्टम से कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो ह्यूमन एरर्स कम हो जाती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, फायदे भी कह सकते हैं आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। अब किस तरीके का वहाँ पे एनवायरनमेंट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, वो इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी डिपेंडेंट है आईटी पे। फॉर एग्जांपल कंपनी के यहाँ पर ईआरपी है, यानी कि कंपनी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग काम में लेती है, ठीक है ना। कंपनी यूजेस ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि कंपनी के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है प्रोसीजर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि सारा काम ही सॉफ्टवेयर से हो रहा है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बड़ा सारा सॉफ्टवेयर लगा रखा है। इसका उल्टा कंपनी क्या करती है, थोड़ा काम मैनुअल कर रही है, थोड़ा काम सिस्टम में कर रही है। जैसे आम लोगों की भाषा में समझे तो टैली में एंट्री होती है, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, काम मैनुअली हो रहा है, बस एंट्री टैली में हो रही है। काम मैनुअली हो रहा है, बस बिल टैली से निकल रहा है, तो वो लेस कॉम्प्लेक्स है। तो किस तरीके का सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो और किस हद तक उस पर डिपेंड करते हो, वो चीज डिसाइड करेगी कि आपका यहाँ का सिस्टम कॉम्प्लेक्स है एनवायरनमेंट या इजी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉइंट है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो ये कंसिडर करना चाहिए हमें कि भाई हमारे यहाँ का जो ऑटोमेशन है वो कितना ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है या इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट। भाई ये तो पढ़ लिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है, उसके फायदे भी पढ़ लिए, पर हमको उन फायदों का क्या मतलब? आखिर आईटी का ऑडिट में क्या काम है? जी हाँ, सबसे पहले तो कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है ऑटोमेटिकली। इन्वेंट्री काउंट करनी है, ऐसे तो क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर के एक एक के टोटल लगाएंगे। बट अगर सारा काम सिस्टम में है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इन्वेंट्री का अमाउंट पता लग जाएगा, इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, ये आइटम इतना बड़ा है, ये आइटम इतना बड़ा है, ये स्टॉक इतना बड़ा है, फट फट फट, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी चुटकियों में। दूसरा, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपने अगर तो सिर्फ क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है, उधर सारा काम हो गया। तीसरा, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल हमने सिस्टम में ही लगा दिया कि ये पासवर्ड वाला आदमी 1,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एंटर नहीं कर सकता, तो 1,000 से ऊपर एंटर करते ही उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी में ही हमने लगा दिया कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जब भी होगा तो इसमें 2 लोग लॉगिन करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। ये फिर अपन ने सिस्टम लगा दिया, पॉलिसी अपनी इंटरनल कंट्रोल लगा दिया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर क्रेडिट लिमिट चेक, कस्टमर का क्रेडिट लिमिट चेक लगा दिया कि भाई कस्टमर को इससे ज्यादा उधार नहीं देना, तो जैसे ही उस कस्टमर का उतना अमाउंट तक का उधार पहुंचा, सिस्टम उस पर सेल देना ही बंद कर देगा कि भाई अब इस कस्टमर के नाम से सेल प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि इसके उधार का हो गया, आज के लिए हो गया। चलिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर जनरल अप्रूवल आर डन ऑटोमेटिकली। वो सारा पासवर्ड से, लॉगिन से, आईडी से, ओटीपी से, इनसे हो जाता है सारा अप्रूवल। चौथा फायदा, ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेशन। आपको कभी भी कोई रिपोर्ट चाहिए, डेटर की लिस्ट, डेटर की एजिंग रिपोर्ट, क्रेडिटर रिपोर्ट, या फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ भी रिपोर्ट आपको चाहिए ना, इट विल बी जनरेटेड इन सेकेंड्स। ओके। यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी आर कंट्रोल बाय असाइनिंग रोल। ये बात अपन ने अभी भी पढ़ी थी, यूजर एक्सेस, सॉफ्टवेयर में सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे मैं परचेज डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे जो आईडी पासवर्ड दिए गए, उस यूजर आईडी पे कुछ लिमिटेड ही एक्सेस अलाउड है सॉफ्टवेयर का। मतलब जब मैं वो परचेज डिपार्टमेंट का आईडी पासवर्ड सिस्टम में डाल के सिस्टम चेक करूंगी तो मुझे सॉफ्टवेयर की सारी चीजें नहीं दिखेगी, सिर्फ मेरी आईडी क्या क्या चीजें देखने के लिए ऑथोराइज है वही दिखेगी। तो ये भी एक अच्छा चेक लग गया, एक इंटरनल कंट्रोल सेट हो गया। अलॉन्ग विथ ऑफरिंग सो मैनी बेनिफिट, हर बार यही होता है, एक बार इतना फायदा बता देते हैं ना, फिर उसके बाद गड़बड़ बताना चालू करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी रिस्क भी है, जिसे हम कहेंगे आईटी रिस्क या आईटी स्पेसिफिक रिस्क, जिसे ऑडिटर को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट को भी जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी फायदे के साथ साथ नुकसान भी लाती है, सिक्योरिटी के साथ साथ लफड़े भी लाती है। सारा काम तो चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया तो सब काम चुटकियों में उड़ भी जाएगा।
तो उनका भी अपने को ध्यान रखना है, रिस्क को। इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइमरी फोकस इज ऑन रिस्क एसोसिएटेड। जब हम लोग है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं ना, तो पूरा फोकस हमारा किस पे होता है, फाइनेंस रिलेटेड कंट्रोल, फाइनेंस रिलेटेड मैटर पे, है ना। हमारा फोकस किस पे होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। लेकिन अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, या आप कोई और ऑडिट कर रहे हो, या जैसे आप आईटी ऑडिट ही कर रहे हो, डाटा माइग्रेशन ऑडिट कर रहे हो, थर्ड पार्टी एश्योरेंस कर रहे हो, ऐसे में सिर्फ आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे लिमिटेड नहीं रहते, ऐसे में आप ओवरऑल आईटी रिस्क पे भी ध्यान देते हो, ठीक है। नॉर्मल में तो हम सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, पर बाकी ऑडिट पे आईटी रिस्क पे भी ध्यान दिया जाता है। वैसे भी कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ज्यादा फोकस रखता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे तो काफी जोर है ही, आईटी रिलेटेड भी उस पर काफी जोर है। ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे भी रिपोर्ट करना है और आईटी रिलेटेड कंट्रोल पे भी रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि फाइनेंस वाले एरिया में भी तो आईटी लग रहा होगा, तो वो भी आपके अंदर आ गया, उस रिलेटेड आईटी चीजों पे भी आपको रिपोर्ट करना है। अगला, रिस्क एंड कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्या क्या रिस्क, क्या क्या कंट्रोल। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। देखो पहले जब हम लोग पहले के चैप्टर पढ़ रहे थे ना, चैप्टर नंबर 3, 2, 1, तब भी हम यही पढ़ रहे थे कि हमको पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम है, आप चेक करने जा रहे हो कि आईटी सिस्टम कैसा है क्या नहीं है, पहले समझो तो सही। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। जो जो हम समझते जा रहे हैं उसको लिखते जाओ ताकि कुछ भूलो नहीं। ऑडिटर शुड कंसिडर फॉलोइंग पॉइंट, क्या क्या समझने के लिए उसको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहले वो देखेगा यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम काम में आता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन काम में आती है, उनका पर्पस क्या है, वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो फाइनेंस रिलेटेड पे लगा हुआ है या नॉन फाइनेंस आइटम पे लगा हुआ है, किस चीज में उसका यूज है, ठीक है। लोकेशन कहाँ रखा हुआ है वो सिस्टम, प्लस वो सिस्टम बस इसी ब्रांच में काम आ रहा है या वो सिस्टम हमारे को सारे ऑल ओवर ब्रांचेस वगैरह भी कनेक्ट करके दे रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट बेस्ड सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें आप आईटी में पढ़ोगे कि क्या होता है डिटेल में। तो उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से वो बना हुआ है, कौन सा वर्जन है, जैसे मोबाइल में भी आता है कि कौन सा वर्जन का मोबाइल चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है। इंटरफेस विद द सिस्टम, मतलब किस तरीके से उसका इंटरेक्शन है सिस्टम से, विद इन सिस्टम, जैसे मल्टीपल टास्क एक साथ हो सकते हैं या किस तरीके से एक कंप्यूटर पे रहेगा, बहुत सारी चीजें रहती है। आपने खुद ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है या बाहर से खरीदा है, बाहर से मान लो आपने खुद ने बनाया है तो उसका मेंटेनेंस भी खुद ही कर रहे हो या बाहर से करा रहे हो, कौन कौन उसमें मेन बंदे हैं, ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको लास्ट में मैंने सबको दे रखी है। बेसिकली जो मेन बंदा, जो वो सॉफ्टवेयर बनाने वाला, मेन बंदा जो उसको संभालने वाला, वो कौन कौन है। एज पर ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज आईटी एनवायरनमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आहा, वापिस से ऐसे आ गया, जैसे डॉक्यूमेंटेशन का नाम आता है ना वैसे 230 आता है, और अपन कुछ भी पढ़ते हैं ना ऐसे 230 आता ही आता है, यानी हर जगह डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही करना है। जी हाँ, तो जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले आपका काम है अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो आप ये समझोगे कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है, ज्यादा है, हमने बनाया है, बाहर से बनवाया है, उसका मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, बाहर से हो रहा है, कौन कौन लोग हैं इंपॉर्टेंट जो इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, मेंटेन करने में इन्वॉल्व है, यानी कि की पर्सन। सॉफ्टवेयर सिर्फ लोकली काम आता है या ग्लोबली काम आता है, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसा है, वर्जन कैसा है, यूज क्या है, एवरीथिंग यू शुड आस्क एंड ऑब्जर्व। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए सैप करके है हमारा, हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, उसका वर्जन दे रखा है, उसका क्या पर्पस है, अकाउंटिंग में और सप्लाई चेन में काम आएगा। फिर वो दो जगह यहाँ पर, ये एक ही जगह काम में आ रहा है टेक्सास में। अच्छा, उसका आर्किटेक्चर क्या है वो दे रखा है। उसके बाद इंटरफेस विद इन द सिस्टम, इन हाउस वर्सेज या पैकेज में बता रखा है कि भैया पैकेज है, मतलब हमने बनवाया है बाहर से, आउटसोर्सिंग नहीं की गई है यहाँ पर। और इसका की पर्सन कौन है, सीआईओ एडमिनिस्ट्रेटर है। और
इन स्कोप मतलब वो हमारे दायरे मतलब ऑडिट के लिए वो यूजफुल है या नहीं है, मतलब ये सैप जो एरिया कवर कर रहा है वो एरिया हमारे ऑडिट के स्कोप के अंदर आता है या नहीं आता है। जैसे उसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर दे सके, पे मास्टर है, एसेंट है। लास्ट देखिए आप, बजट किंग नाम का कोई सॉफ्टवेयर हम काम में ले रहे हैं, वर्जन फर्स्ट। उसका पर्पस है मैनेजमेंट का, बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का और बजटिंग का। हम हैदराबाद में काम ले रहे हैं। उसके बाद इसका आर्किटेक्चर हो गया। अच्छा, ये हमने खुद नहीं बनाया और आगे लिखा हुआ है नो, मतलब बेसिकली ये क्योंकि बजट किंग सिर्फ बजट रिलेटेड मैटर पे ज्यादा वर्क कर रहा है, इसीलिए ऑडिटर ने कहा है कि यार ये मेरे एरिया के बाहर है। तो इस तरीके से क्या बना लिया, पूरे एनवायरनमेंट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना लिया ताकि हमको इजीली वो समझ में आ जाए। जब हमारे पास ऐसे कोई एक अच्छे से चार्ट बन जाएगा तो चीजें समझना बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर मार्क किया हुआ है ना कि इन स्कोप है या इन स्कोप नहीं है, हम ये एनालिसिस करके शॉर्ट में डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये मेरे काम का है या नहीं है। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरनमेंट। चलो समझ लिया, अब एनवायरनमेंट समझ लिया ना, अब उससे जुड़े खतरे समझो, रिस्क। दूसरा काम क्या है, आईटी रिलेटेड रिस्क। आप समझो कि जो भी आपके यहाँ पर आईटी सिस्टम लगा हुआ है, अब क्या क्या रिस्क है, क्या क्या गड़बड़ है। सबसे पहले तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। क्या रिस्क है कि डाटा इनएक्यूरेट प्रोसेस हो जाएगा, गलत प्रोसेस हो जाएगा, या एंट्री गलत हो जाएगी यार। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, हमारा डेटा कोई और देख लेगा, डेटा में कोई चेंज आ जाएगा, या किसी को जितना देखना चाहिए उससे ज्यादा वो डेटा एक्सेस कर लेगा। क्या चांसेस है कि कहीं किसी पॉइंट पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज यानी काम का बंटवारा नहीं हुआ होगा प्रॉपर, या कभी सिस्टम में कोई चेंज ना कर दे अनऑथोराइज्ड। ठीक है, एंड लॉस ऑफ डेटा, कोई बदला लेने के लिए हमारा डेटा उड़ा ना दे। सो बेसिकली हमको क्या देखना है कि क्या क्या रिस्क है, गलत एंट्री तो नहीं हो गई, गलत प्रोसेसिंग तो नहीं हो गई, सिस्टम में कोई चेंज ना कर दे, डेटा में कोई चेंज ना कर दे, प्रोसेसिंग के दौरान कोई चेंज ना कर दे, कोई इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर ले हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो जाए। ये सारे खतरों को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम एंटिटी आईटी एनवायरनमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम उससे जुड़ी रिस्क समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये रखा है इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। देखो, आईटी रिलेटेड रिस्क का असर सीधा सीधा किस पे पड़ेगा, ऑडिटर के काम पे पड़ेगा, ये तो है ही। तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल एंड इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। आईटी की रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईटी पे ही पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर आईटी वाले सिस्टम में लोचा है तो मान लो कि पता नहीं कहाँ कहाँ लोचा निकलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आईटी रिलेटेड रिस्क हो गई, ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो डेटा है वो इनएक्यूरेट है, बेकार, खराब है, फ्रॉड कर दिए है किसी ने, गड़बड़ एंट्री कर दिए है किसी ने, तो डेफिनेटली आप उस डेटा पे रिलाय नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट रिलाय ऑन द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। दूसरा, सिस्टम डेटा एंड सिस्टम शुड बी टेस्टेड सब्सटेंटिवली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। ऑब्वियसली बात है, आपको पूरा डेटा, पूरा सिस्टम वापस से टेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप ये देखो कि वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है या नहीं। मोर ऑडिट एविडेंस इज नीडेड, आईटी सिस्टम में झोले और ज्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल। आईटी रिलेटेड रिस्क के मतलब कंट्रोल वर्क ही नहीं कर रहे ढंग से, यानी आप कंट्रोल पे भी रिलाय नहीं कर सकते, है ना। आप सिस्टम की कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं कर सकते, प्रोसीजर्स पे फॉलो नहीं कर सकते, मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो इनबिल्ट काम हो रहा है ना उस पर गड़बड़ होने के चांसेस है, क्योंकि आईटी में गड़बड़ है यानी पूरी प्रोसेसिंग में गड़बड़ है, तो आप उस पर कंट्रोल पे भी रिलाय नहीं कर सकते। आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल पे भी डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो बायोमेट्रिक से एंट्री होती है, सिस्टम में सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, अंगूठे में कोई जल लग रहा है, कोई आ रहा है, तो अब मैनुअल कंट्रोल भी क्या करेगा, सिस्टम ही खराब है ना, फर्जी अंगूठा भी अंदर जा रहा है। सिस्टम डेटा एंड सिस्टम शुड बी टेस्टेड, वही सेम बात, और मोर सब्सटेंटिव ऑडिट वर्क इज नीडेड, और डिटेल में काम चाहिएगा। रिपोर्ट,
बिल्कुल आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करना ही है, साथ में ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को भी मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब या तो उसमें कोई क्वेश्चन डाल के, यानी कोई कंडीशन कि भैया ये खराब है, क्वालिफाइड करना पड़ेगा, या बिल्कुल ही स्थिति खराब है तो उसको नेगेटिव यानी कि एडवर्स ओपिनियन, इन दोनों को क्या कहेगा, एक डिस्क्लेमर भी हमने पढ़ा था, इन तीनों को किया जाता है मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना। तो मॉडिफाइड ओपिनियन जो है ऑडिटर को एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ कंट्रोल, तीन तरीके के कंट्रोल होते हैं, एक है जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आह भाई साहब गजब के कंट्रोल है। जनरल सब पे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे, आईटी डिपेंडेंट जो सिर्फ आईटी पे डिपेंडेंट है उन पे। आगे बात समझ में, जनरल, एप्लीकेशन और जो आईटी पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, जनरल आईटी कंट्रोल। किसके बारे में पढ़ेंगे, जनरल आईटी कंट्रोल। They are the policies and procedure that relate to many application and support effective functioning of application control। ये आ गया ना ये वर्ड, जो बहुत सारी एप्लीकेशन के ऊपर लगता है कि भाई एक बार ओवरऑल सब अच्छे से चल रहा है ना, और वो कोशिश करते हैं कि जो एप्लीकेशन कंट्रोल है, यानी ये वाला जो कंट्रोल हम पढ़ेंगे, ये भी सही से वर्क कर रहे हैं ना। ये किसके अंदर आता है, जनरल कंट्रोल के अंदर। ये मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड यूजर एनवायरनमेंट, ये तीन तरीके के सिस्टम पे लग सकता है। इट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, कॉमनली इंक्लूड कंट्रोल ओवर फॉलोइंग: डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। इन चार चीजों पे कौन सा कंट्रोल लगता है, जनरल आईटी कंट्रोल, ठीक है। एक तो डेटा सेंटर्स जहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, नेटवर्क, ठीक है, उसके अलावा प्रोग्राम जहाँ पे तैयार हो रहा है, एक्सेस सिक्योरिटी, कौन कौन सी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकता है, उसके अलावा एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन करना, उसका खरीदना, उसका डेवलपमेंट करना, मेंटेनेंस करना, इन सब पे जनरल आईटी कंट्रोल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इन चारों का भी और अपन डिटेल में समझेंगे। वैसे अगर ये चैप्टर थोड़ा सा अभी कम इसलिए समझ में आ रहा है कि आईटी नहीं है क्लियर, तो आईटी जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसकी बहुत सारी टर्म्स, इस चैप्टर की टर्म्स आपको वहां पर भी मिल जाएंगी, ये सेम चीज। चलिए डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन पढ़ते हैं अपन, ये ना ये वाला पहला वाला। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्या कहता है ये, जो हमारा सिस्टम है ना वो इस तरीके से प्रोसेस हो जाए कि हमको जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए वो हमारी टाइमली जनरेट हो जाए। तो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटी, तो जनरल आईटी कंट्रोल में एक काम तो क्या आ गया कि पूरा कंप्यूटर सही से ऑपरेट हो रहा है। बैच जॉब प्रिपेयरिंग, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। बैच जॉब यानी क्या होता है, एक लॉट तैयार कर लिया, उसको एक साथ प्रोसेस करा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइमली सब चीज़ों का बैकअप होना चाहिए, उसको अच्छे से आप स्टोर करो, और कितने समय तक आपको स्टोर करके रखना है, यानी रिटेंशन पीरियड कितना रखना है वो भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप करोगे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्या होता है, सही से ऑपरेट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है सिस्टम चलते चलते बार बार बीच में बंद होता है, या सिस्टम में जब बंद हो जाता है तो अचानक से पिछले 1 घंटे का डेटा रिकवर नहीं कर पाते अपन, मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसे भी हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। बीसीपी एंड डीआरपी, ये वाली टर्म्स भी हमारी जो है उसमें आती है आईटी में, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान, इसको भी अपने को देखना है। हेल्प डेस्क फंक्शन, रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। हेल्प डेस्क, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें हेल्प डेस्क होना बहुत जरूरी है, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए, तो उस पर भी अपने को देखना है। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है, वहाँ क्वेरी आ रही है, भाई हमारे समस्या आ रही है सॉफ्टवेयर में, अपन ने तो लिख के भेज दिया, उधर कोई अंकल जी देख ही नहीं रहे। यानी जो हेल्प डेस्क है ना उसको भी आप देखो, रिकॉर्ड करो कि सारी जो है कंप्लेंट्स आ रही है उसका सही से ट्रैक हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट हो रहा है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, हमारे जो भी एग्रीमेंट्स हैं हमारे आईटी वेंडर के साथ,
वो एकदम प्रॉपरली कंप्लाई हो रहे हैं, जो जो चीज़ें हमें आईटी वेंडर से चाहिए थी वो दे रहा है, सही से मेंटेन कर रहा है एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, जो भी रिपोर्ट्स हैं, मैनुअल्स हैं आईटी रिलेटेड, वो सारी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। बहुत देर से बोल रहा हूँ मैम, पढ़ क्या रहे? अरे हम जनरल आईटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं। जनरल आईटी कंट्रोल के अंदर हमने पढ़ा होता क्या है। जनरल आईटी कंट्रोल यानी जो बहुत सारी एप्लीकेशन पे लगती है, ओवरऑल सिस्टम सही से चलता रहे। अच्छा, जनरल आईटी कंट्रोल मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल भी सही से चलते रहे। अच्छा, जनरल आईटी कंट्रोल के अंदर अपन ने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा? ये वाला, कौन सा? डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। हम ये देखेंगे कि जो हमारा डेटा सेंटर है वहां पे सारा प्रोग्राम कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर रहे हैं। बैच जॉब देखेंगे कि बैच में चीजें प्रोसेस हो रही है, प्रॉपर बैकअप है, हमारे एग्रीमेंट्स प्रॉपर हैं। हम मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम कि हमारी जो पॉलिसीज है उसे सही से अप्लाई किया जा रहा है। उसके अलावा हेल्प डेस्क भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हमारे जो वेंडर से एग्रीमेंट है दैट इज ऑल्सो प्रॉपर। एंड लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, हमने सारी चीजें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखी हुई है। चलिए अब देखें, ऊपर का दूसरा पॉइंट क्या था अपना? प्रोग्राम चेंज। प्रोग्राम चेंज पे क्या आईटी कंट्रोल लगेंगे साहब? टू इंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड, यानी कि अगर सिस्टम में कोई चेंज हो गया ना, तो वो चेंज होने के बावजूद भी हमारे ऑब्जेक्टिव तो पूरे हो रहे हो। ऐसा ना हो कि वो ऐसा चेंज हो जाए कि हमारा ऑब्जेक्टिव अटेंड करना मुश्किल हो जाए। तो पहले तो आप देखेंगे कि क्या प्रोसेस है जिससे चेंज हुआ है, चेंज क्या क्या चीज़ें हुई है, और चेंज होने के बाद किसकी अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल हो जाएगा, चेंज की रिक्वेस्ट कैसे डाली गई, पूरा उसका डिटेल, उसको कैसे रिकॉर्ड किया, फिर चेंज को कैसे मैनेज किया, चेंज किस प्रोसेस में हुआ, ट्रैकिंग उसकी पूरी। फिर चेंज का हुआ मेकिंग चेंज, सबसे पहले तो क्या होता है, रिक्वेस्ट डाली, भाई चेंज करना है, ठीक है, उसका पूरा चीज़। फिर रिक्वेस्ट के बाद चलो चेंज होने के लिए तैयार हो गया, तो वो जो चेंज हो रहा है उसकी पूरी मेकिंग, क्या क्या एनालिसिस करे, क्या क्या चेंज हुआ, क्या डिज़ाइन बनी, नहीं, एवरीथिंग। फिर जब चेंज हो गया, सिस्टम हमारा चेंज हो गया, जो भी अपडेट करने थे, जो भी करना था हो गया, अब हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि यार वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, यूएटी, अप्लाई चेंज इन प्रोडक्शन। अपन क्या करेंगे, उस टेस्ट को अप्लाई करके देखेंगे कि चलो हमारे सिस्टम में लगा के देखते हैं सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इमरजेंसी एंड माइनर चेंजेस, कुछ ऐसे चेंज है क्या जो हमने बहुत जल्दी से किए, छोटे मोटे, मतलब वो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही थी तो इमीडिएट अपन ने बोला कि यार ये आप अपडेट करो और फटाफट करो, उनको भी अपन को चेक करना है। और जितने भी चेक हो चेंज होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि कब चेंज हुआ, किसने रिक्वेस्ट करी, क्या नई डिज़ाइन थी, क्या पुरानी डिज़ाइन थी, क्या डिफरेंस आया, कब उसका टेस्ट चेक हुआ, उसके रिजल्ट्स क्या थे, एवरीथिंग। और फाइनली क्योंकि सिस्टम में चेंज आया है तो हमको यूजर्स की क्या करानी पड़ेगी, ट्रेनिंग करानी पड़ेगी कि अब वो ये नया सिस्टम, अपडेटेड सिस्टम सही से यूज कर सकें। ठीक है, सो बेसिकली हमने पढ़ा कि डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन में अपने को ये देखना है कि सारा काम अच्छे से चल रहा है, मॉनिटर है, कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर रहा है, बीसीपी है, पॉलिसी सारी फॉलो हो रही है। प्रोग्राम में ये चेंज होगा तो ये देखना है कि चेंज किसने हुआ, कैसा प्रोसेस था, किसने रिक्वेस्ट करी, फिर चेंज कैसे हुआ, क्या नई डिज़ाइन थी, उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कोई और इमरजेंसी के छोटे मोटे चेंज हुए हैं क्या, उसको भी हम लोग समझेंगे और सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करेंगे। तीसरा, एक्सेस सिक्योरिटी। क्या कहता है एक्सेस सिक्योरिटी? टू इंश्योर दैट एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। हमारे यहाँ का जो डेटा एक्सेस है, यानी आप कोई भी प्रोग्राम में यानी कोई भी सॉफ्टवेयर में या डेटा आप एक्सेस करते हो तो वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए और ऑथोराइज होना चाहिए। अनऑथोराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए डाटा में। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, ऐसा व्यक्ति गलती से भी हमारा डेटा एक्सेस ना करे, हमारा डेटा ना देखे, इसके ऊपर भी हमको कंट्रोल लगाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। एक तो जिस कमरे में वो सिस्टम रखा हुआ है बेसिकली अनऑथराइज बंदा उस कमरे में एंटर ही ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा,
उस कमरे में कौन बंदा एंटर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, इससे रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्लियर हो। तीसरा, चलो वो बंदा अगर कमरे में एंटर हो भी गया तो वो सिस्टम में भी आईडी पासवर्ड होने चाहिए ताकि वो बंदा अंदर आने के बावजूद भी डेटा तो नहीं देख पाए। फिर उसके बाद डेटा सिक्योरिटी, डेटा में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि चेंज करने से पहले कोई अप्रूवल वगैरह लेनी पड़े या एक्सेस करने के लिए कोई अप्रूवल लेनी पड़े, ताकि वहां पर भी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, वही सिस्टम को खोलने में ही आपने पासवर्ड, जैसे लॉगिन जो होता है ना, बेसिक पासवर्ड होता है जिससे सिस्टम खुलता है, उसमें भी पासवर्ड डाल सकते हैं या बायोमेट्रिक डाल सकते हैं। वो और मतलब अच्छा है, जब तक आप बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं लगाएंगे जब तक आपका बैंक का सिस्टम ही ओपन नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि भाई यहाँ पे तो हमने पूरी सिक्योरिटी लगा दी कि कोई आ नहीं सकता, अगर कोई आता भी है तो वो सिस्टम नहीं खोल पाएगा, सिस्टम खोल भी लेगा तो एप्लीकेशन नहीं खोल पाएगा, एप्लीकेशन खोल भी लेगा तो डेटा तक नहीं जा पाएगा, यहाँ लगा दी। पर मान लो इस कंप्यूटर से डेटा ट्रेवल होकर कहीं और कंप्यूटर में भी जा रहा है, होता ही है, हम इंटरनेट के थ्रू काफी इंफॉर्मेशन भेजते हैं या एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड रहता ही है वायरलेस तरीके से या वायर से, कैसे भी। तो हैकर बहुत शानदार था, हैकर ने बोला यार यहाँ नहीं जा पा रहा ना, तो जब ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होगी ना, ट्रैवल करने के दौरान मैं इसको ले लूंगा। तो आपके नेटवर्क में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंटरनल नेटवर्क, पेरीमीटर नेटवर्क, ठीक है, ये सारी बात है। उसके अलावा फिजिकल सिक्योरिटी, यानी कि वही फिजिकली आप उस एरिया में आ ही ना सके अनऑथराइज बंदा, ये तो है ही। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिविलेज अकाउंट, सिसएडमिन्स, डीबीए, सुपर यूजर्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो हमारे एंटिटी का तो कोई बंदा नहीं है, लेकिन मान लो सिस्टम एडमिन है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई यूजर है, उनका भी एकदम डिसाइडेड होना चाहिए कि उनको क्या क्या प्रिविलेज है। क्योंकि होता क्या है, जिसने ये सिस्टम बनाया है ना, वो तो अंदर जा सकता है क्योंकि वही चेक करेगा। तो सिस्टम बनाने वाले पर भी आपको पूरा चेक रखना पड़ेगा कि उसने क्या क्या चेंज किया है, क्या नहीं किया है, क्यों आया था, क्यों नहीं आया था। क्योंकि वो अगर मान लो फ्रॉड करने पे आ गया, आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉड करने पे आ गया, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। चलिए, और इस कड़ी में जो हम जनरल आईटी कंट्रोल के 4 पॉइंट पढ़ रहे थे, तो हमने पहले पढ़ा डेटा सेंटर, फिर प्रोग्राम में चेंज हुआ तो उस पर भी कंट्रोल, एक्सेस पे भी कंट्रोल, एंड लास्ट इज एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। चलिए ये पढ़ते हैं अपन। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू इंश्योर दैट सिस्टम आर डेवलप, कॉन्फ़िगर्ड, इम्प्लीमेंटेड, जो हमारा सिस्टम है ना वो एकदम सही तरीके से होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए, पूरा प्रॉपर सेटअप कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, इम्प्लीमेंट लागू किया हुआ होना चाहिए, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अटेंड हो सके। आधा अधूरा लगा हुआ सॉफ्टवेयर या ऐसा सॉफ्टवेयर जो आधी बार चलता ही नहीं है, सही से कॉन्फ़िगर ही नहीं है, हमारी फाइल्स को सपोर्ट ही नहीं करता, कोई मतलब नहीं। तो सिस्टम शुड बी प्रॉपर। तो बेसिकली हमको देखना है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, क्या उसकी डिजाइनिंग है, किस तरीके से प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। फिर एक बार हमारा जो सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है तो उसका हम लोग टेस्टिंग करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, फिर हम डेटा कन्वर्ट करेंगे और फिर बाई उसको लाइव एनवायरनमेंट में यूज करेंगे। हमारे एक तो होता है टेस्टिंग कि एक बार बना दिया, ऐसे डमी डेटा डाल के देखो चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर उस सिस्टम को हम लोग लाइव लोकेशन पे डाल के देखेंगे कि वो वाकई प्रैक्टिकली सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ऑब्वियसली बात है, ट्रेनिंग तो आपको करानी पड़ेगी ताकि वो सॉफ्टवेयर लोग यूज कर पाए, आपके एम्प्लॉय यूज कर पाए, साथ में सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट भी करनी है। ये अपन ने क्या पढ़ा अभी? जनरल आईटी कंट्रोल। एक बात मैं कहूंगी, चैप्टर देखो वैसे तो ऑडिट है, थ्योरी है, तो बोर होना तो बनता है ना, थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो बोर होते ही होते हैं, लेकिन ये आईटी और आ गया तो ये थोड़ा सा और ज्यादा बोरिंग हो गया। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, ये सोचना है कि भाई ये 10-15 पेज पढ़ के आईटी का भी काफी सारा मैं चीजें पढ़ रहा हूँ, यानी एक साथ 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं मेरे, ये सोच के अपने दिल पे पत्थर रख के पढ़ना जरूर, ठीक है। हमने पढ़ा 3 तरह के कंट्रोल होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंड लास्ट वन इज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। अभी हमने जो पढ़ा वो है
जनरल आईटी कंट्रोल। समझ में आ रहा है? सूना सूना सा लग रहा है सब। अरे नहीं नहीं, ऐसे ना करो। ओके, अब बताओ आगे अभी या नेक्स्ट लेक्चर में? थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं ना, ये 3 कंट्रोल तो खत्म कर लेते हैं, इतनी हिम्मत तो है हमारे अंदर, बिल्कुल। सो एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है? इट इंक्लूड्स बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर दोनों तरह के कंट्रोल्स आते हैं, ऑटोमेटिक वाले भी और मैनुअली जो हम लगाते हैं फिजिकली वो भी। ठीक है, ऑटोमेटेड कंट्रोल आर एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशन। ऑब्वियस ही बात है, ऑटोमेटिक कंट्रोल तो सिस्टम के अंदर ही लगे होंगे, बायोमेट्रिक डिवाइस, आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, यही है। एंड हेल्प इन इंश्योरिंग द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इससे ये होता है कि अगर कोई भी डेटा को अनऑथराइज रूप से नहीं एक्सेस कर सकता, तो हमारा डेटा क्या है? एक्यूरेट है, कंप्लीट है और एकदम इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, यानी कोई भी उस डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एडिट चेक, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, सीक्वेंस नंबर चेक, रीजनेबल चेक, मैंडेटरी डेटा फील्ड, सारी चीजें आईटी में कवर है। उसके बाद है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होता है? दे आर बेसिकली मैनुअल होते, वो मैनुअल है बट वो किसका काम में लेते हैं? आईटी का काम में लेते हैं। यानी एप्लीकेशन में तो ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल दोनों थे। ठीक है, ताला कुची भी लगा रखा है और आईडी पासवर्ड भी लगा रखा है। यहाँ पे क्या है? ऐसा कंट्रोल है जो आईटी पे डिपेंड है या उसकी मदद ले रहा है। ठीक है ना, हालांकि वो मैनुअली ही परफॉर्म होता है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बहुत हद तक जो है डेटा पे डिपेंड होती है, जो वो डेटा आईटी से ही आता है। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल हम सीधी सी बात कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर में से फिगर आती है कि भाई आपको माल इशू करना है 100 बोरी। ठीक है, तो हम 100 बोरी काउंट करके तो देंगे, लेकिन ये 100 बोरी जाएगी, ये फिगर तो सिस्टम ने दी है ना। तो सिस्टम में अगर किसी ने छेड़छाड़ कर दी, सिस्टम ने गलती से, किसी ने 50 की जगह 100 की फिगर जनरेट कर दी फ्रॉड करने के लिए, तो फिर तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए, जनरल आईटी कंट्रोल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई 3 वैरायटी क्यों बना दी, सब एक जैसा लग रहा है। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनरल आईटी कंट्रोल आर नीडेड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कंट्रोल को तो सपोर्ट कर रहे हैं जनरल आईटी कंट्रोल, ठीक है ना। और दोनों जरूरी है, क्यों? ताकि हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट एक्यूरेट रहे, एकदम बराबर। चलिए, जो अब हमारा अगला पॉइंट है, जो हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 4, यानी कि टेस्टिंग मेथड्स, यानी कि हम किस तरीके से आईटी के कंट्रोल्स को, आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स को टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे अगले लेक्चर में कवर होगा। घबराए नहीं दोस्तों, जल्दी ही आपको पूरा कराएंगे ये चैप्टर। तब तक के लिए ओके, सो टेक अ शॉर्ट ब्रेक अगेन, बिकॉज ज़्यादा हम लंबा ऑडिट पढ़ाते नहीं हैं, अत्याचार करते हैं पर धीरे धीरे करते हैं। अभी ब्रेक लो, चिल हो जाओ एकदम, और उसके बाद शॉर्ट ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। टिल देन, टाटा बाय बाय, सी या, थैंक यू हमें हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए झेलने के लिए। बाय।